वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन विब्रियो, यानी आज का लेक्चर विब्रियो बैक्टीरिया पे है। विब्रियो के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हैं, उनमें से विब्रियो कोलेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और विब्रियो कोलेरा के अंदर एक तो उसके टॉक्सिन्स, यानी टॉक्सिन की मैकेनिज़्म, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और क्या है विब्रियो कोलेरा की लैब डायग्नोसिस। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ें विब्रियो के अंदर जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है विब्रियो कोलेरा के अंदर से। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है विब्रियो से, तो इसलिए क्या है कि चांसेस हैं इस बार क्वेश्चन आए, तो आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। विब्रियो क्या है? विब्रियोज आर ग्राम नेगेटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, शॉर्ट रिजिड, कर्व्ड शेप। यानी विब्रियोज कैसे बैक्टीरिया हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं, वो ऑक्सीडेज रिएक्शन के लिए पॉजिटिव हैं, शॉर्ट रिजिड यानी थोड़े शॉर्ट यानी छोटे हैं, रिजिड यानी थोड़े कठोर हैं, और कर्व शेप के रोड बेसिलाई हैं। एक्टिवली मोटाइल बाय पोलर फ्लैजिलम, और इनके अंदर मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, यानी अच्छे तरीके से मोटाइल करते हैं ये, यानी गति करते हैं। किसके कारण? पोलर फ्लैजिलम के कारण। विब्रियो कोलेरा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ विब्रियोज, और विब्रियो कोलेरा जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर है किसका? विब्रियोज का। क्योंकि विब्रियो कोलेरा वो बैक्टीरिया है जो, यानी वो स्ट्रेन है विब्रियोज के अंदर जो क्या है, ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कोज करती है। और डिजीज़ मीन्स तो आप पता ही, आपको पता है, बीमारी। यानी ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर कोई बीमारी कोज करे, वो बैक्टीरिया ही हम अपन स्टडी कर रहे हैं। तो विब्रियो कोलेरा क्या है? वो बैक्टीरिया है जो ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कोज करता है। तो विब्रियोज क्या है? ग्राम नेगेटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं, शॉर्ट रिजिड और कर्व शेप बेसिलाई हैं, जो एक्टिवली मोटाइल होते हैं पोलर फ्लैजिलम के द्वारा। और इनके अंदर विब्रियो कोलेरा इस फैमिली का मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर है। क्योंकि विब्रियोज के अंदर तो काफ़ी सारी बैक्टीरिया, अपन क्या पढ़ेंगे? विब्रियो कोलेरा ओनली। नेक्स्ट देखिए विब्रियो कोलेरा। तो माइक्रो मॉर्फोलॉजी के अंदर देखिए इसकी कि विब्रियो कोलेरा आर शॉर्ट, यानी विब्रियो कोलेरा क्या है? छोटे होते हैं साइज में, कर्व शेप के होते हैं या कोमा शेप के होते हैं। ग्राम नेगेटिव बेसिला, यानी ग्राम नेगेटिव है ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग, और बेसिलस हैं विच कैन रेडियली स्टेन बाय एनिलीन डाइज, और जिनको आसानी से किसके साथ स्टेन किया जा सकता है? एनिलीन डाइज के साथ। नेक्स्ट, नॉन स्पोरिंग नॉन कैप्सुलेटेड, यानी ना तो इनमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं और ना ही कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं विब्रियो कोलेरा में। नेक्स्ट, दे मीजर अबाउट 1.5 माइक्रोमीटर इंटू 0.2 टू 0.4 माइक्रोमीटर इन साइज, हैव राउंडेड और स्लाइटली पॉइंटेड एंड्स, और सब कल्चर टू कोमा शेप इज लॉस्ट। यानी इनका अप्रोक्सीमेट साइज कैसा होता है? तो 1.5 माइक्रोमीटर इंटू 0.2 टू 0.4 माइक्रोमीटर साइज होता है, राउंडेड होते हैं और स्लाइटली पॉइंटेड एंड, और इनका जो किनारा होता है लास्ट, वो कैसा होता है? पॉइंट जैसा होता है। और सब कल्चर अगर अपन करके देखते हैं तो ये जो कोमा शेप है वो क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, लास्ट का जो पॉइंटेड है। नेक्स्ट, एक्टिव मोटाइल विद ए सिंगल पोलर फ्लैजिलम, और इनमें एक्टिव मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, गति विद्यमान होती है। किसके कारण? फ्लैजिला के कारण। और फ्लैजिला कैसा है? पोलर फ्लैजिलम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एंड मोमेंट इज नेम्ड एज डार्टिंग मोटिलिटी, और विब्रियो कोलेरा के द्वारा जो मोमेंट किया जाता है, गति की जाती है एक दूसरे स्थान पे, उसको क्या बोलते हैं? डार्टिंग मोटिलिटी बोलते हैं। तो ये क्या है? एक वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डार्टिंग मोटिलिटी और एनिलीन डाइज। तो मॉर्फोलॉजी कैसी होगी कि वो शॉर्ट, कर्व्ड, कोमा शेप के बेसिलाई हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, जिनको एनिलीन डाइज के साथ स्टेन किया जा सकता है। नॉन स्पोरिंग है, नॉन कैप्सुलेटेड है, साइज है 1.5 टू 0.2 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन साइज, और राउंडेड है, स्लाइटली पॉइंटेड एंड्स के साथ प्रेजेंट रहते हैं। सब कल्चर पे इनकी कोमा शेप लॉस्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। यानी एक कल्चर के ऊपर कोई ग्रोथ आई, उसको दोबारा कल्चर लगाते हैं उस ग्रोथ को, तो उसको क्या बोलते हैं? सब कल्चर बोलते हैं। और एक्टिवली मोटाइल हैं पोलर फ्लैजिलम के कारण, और इनके जो मोमेंट होते हैं उसको डार्टिंग मोटिलिटी बोलते हैं। यानी जब ये एक दूसरे स्थान से गति करते हैं तो उस मोटिलिटी को क्या बोलते हैं? डार्टिंग मीन्स एक तरीके से रेंग के चलना, ठीक है। तो ये क्या है? डार्टिंग मोटिलिटी है। नेक्स्ट है कल्चर, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल्चर क्या है? कंडीशंस क्या क्या है? तो स्ट्रांगली एरोबिक, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करते हैं ओनली ये। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए इनको ग्रोथ करने के लिए। पीएच कैसी है? 8.2 टू
7 पॉइंट यानी 8.2 अप्रोक्सीमेट पीएच है, या फिर 7.4 टू 9.6 ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच है। नीचे क्या है, कल्चर मीडिया एंड कॉलोनीज। तो कौन सा मीडिया काम में लेते हैं, न्यूट्रिएंट एगार मोस्टली। आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन द कॉलोनीज आर मॉइस्ट, यानी जब आपने किसी कल्चर प्लेट पे स्पेसिमेन अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसको 24 घंटे 12 घंटे तक इंक्यूबेट किया, उसके बाद कॉलोनीज कैसी होगी न्यूट्रिएंट एगार पे, तो मॉइस्ट होगी, थोड़ी नमीदार, ट्रांसल्यूसेंट होगी और राउंड डिस्क शेप की होगी। और डायमीटर कितना होगा, 1 to 2 mm डायमीटर होगा कॉलोनीज का, विद ब्लूस्टिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट। और जब अपन इसको ब्लूस्टिंग लाइट में यानी ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर इनको देखेंगे तो ब्लू स्टाइन करेंगे, यानी ब्लूस्टिंग का मतलब है ब्लू कलर की शाइनिंग करेगी एक तरीके से। तो कल्चर कंडीशंस तो क्या होगी कि स्ट्रॉन्गली एरोबिक है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, पीएच 8.2 अप्रोक्सीमेट है। और सबसे पहला मीडिया कौन सा काम में लेते हैं, न्यूट्रिएंट एगार, जिसके ऊपर अगर पूरी रात अपन स्पेसिमेन को इनोकुलेट करते हैं या इंक्यूबेट करते हैं तो कॉलोनीज कैसी होती हैं, मॉइस्ट, ट्रांसल्यूसेंट, राउंड डिस्क और 1 to 2 mm इन डायमीटर। और ये ब्लू स्टेनिंग के साथ दिखाई देती हैं आपको ट्रांसमिटेड लाइट में, यानी जब कल्चर प्लेट के आर पार अपन लाइट को ट्रांसमिट करेंगे तो कैसी दिखेगी ये कॉलोनी, ब्लू स्टिंग। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ब्लू स्टिंग का मतलब है ब्लू कलर की शाइनिंग दिखेगी आपको एक तरीके से। तो न्यूट्रिएंट के एगार के अलावा और क्या काम में लेते हैं अपन विब्रियो कोलेरा में, मैकोंकी एगार काम में लेते हैं। तो कलरलेस एट फर्स्ट, यानी इनकी मैकोंकी एगार पे कॉलोनीज कैसी होगी, कलरलेस होगी, बिकम रेडिश और पिंक ड्यू टू लेट फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज। और क्या है, उसके बाद हो सकता है कि कुछ देर बाद कॉलोनीज कैसी हो जाएं, रेडिश हो सकती हैं, पिंक हो सकती हैं, यानी काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि उनमें लेट लैक्टोज फर्मेंटेशन होता है, यानी काफ़ी देर बाद लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है। ब्लड एगार पे देखिए कॉलोनीज कैसी होती हैं, तो डज नॉट प्रोड्यूस हीमोलाइसिस, यानी हीमोलाइसिस प्रोड्यूस नहीं करते। सम स्ट्रेन प्रोड्यूस ग्रीनिश डिस्कलरेशन अराउंड कॉलोनीज विद विच लेट बिकम क्लियर ड्यू टू हीम डाइजेशन, यानी क्या है कि कुछ स्ट्रेन्स जो है वो ग्रीन डिस्कोलरेशन शो करती है कॉलोनीज के चारों तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट यानी काफ़ी देर बाद क्या है आपको ये क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि क्या है कुछ स्ट्रेन्स होती हैं विब्रियो कोलेरा की जो हीम डाइजेशन करती हैं, यानी ब्लड सेल को डाइजेस्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट, और कौन सा मीडिया काम में लेते हैं, पेप्टोन वाटर यानी लिक्विड मीडिया। तो ग्रो एज सरफेस पेलिकल, यानी इनके ऊपर ग्रोथ कैसी आती है, सरफेस पेलिकल ग्रोथ आती है, बिकॉज इट एरोबिक नेचर। और ये किस कारण आती है, क्योंकि विब्रियो कोलेरा का जो नेचर है वो एरोबिक नेचर है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करता है। तो अभी तक आपने कितने कल्चर मीडिया काम में ले लिए विब्रियो कोलेरा के अंदर, एक तो न्यूट्रिएंट एगार, एक मैकोंकी एगार, एक ब्लड एगार और पेप्टोन वाटर, जिनके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, न्यूट्रिएंट एगार, जो अपन ज़्यादा काम में लेते हैं। मैकोंकी एगार पे कलरलेस कॉलोनीज आती हैं फर्स्ट, उसके बाद काफ़ी देर बाद यानी काफ़ी टाइम बाद रेडिश या पिंक कलर की कॉलोनीज आती हैं लेट लैक्टोज फर्मेंटेशन के कारण। ब्लड एगार पे कोई हिमोलाइसिस शो नहीं होती सबसे पहले, लेकिन कुछ स्ट्रेन होती हैं, कुछ स्पेसिफिक टिपिकल प्रजाति जो होती हैं विब्रियो कोलेरा की, जो क्या है कि हीम डाइजेशन करती हैं, जिसके कारण ग्रीनिश कलर की कॉलोनीज दिखाई देती हैं कॉलोनी के चारों तरफ। और पेप्टोन वाटर के ऊपर सरफेस पेलिकल ग्रोथ दिखाई देती है आपको, सरफेस के सिमिलर एरोबिक नेचर के कारण। विब्रियो कोलेरा का कल्चर काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसकी लैब डायग्नोसिस भी काफ़ी बड़ी है। स्पेशल मीडिया कौन से काम में लेते हैं, तो ट्रांसपोर्ट और होल्डिंग मीडिया कौन लेते हैं, एनरिचमेंट मीडिया काम में लेते हैं, और प्लेटिंग मीडिया। प्लेटिंग मीडिया कौन से हैं यहाँ पे, तो एल्केलाइन बाइल साल्ट एगार BSA। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटिंग मीडिया कौन सी है, तो एल्केलाइन बाइल साल्ट एगार है BSA। मॉडिफाइड न्यूट्रिएंट एगार है ये। इसमें क्या है कि क्या कंटेनिंग होता है, क्या प्रेजेंट रहता है, 0.5% सोडियम टोरेकोलेट प्रेजेंट रहता है, यानी बाइल साल्ट। और कॉलोनीज किसके सिमिलर आती है, BSA के अंदर न्यूट्रिएंट एगार के सिमिलर आती हैं, यानी मॉइस्ट ट्रांसल्यूसेंट कॉलोनीज आती हैं, अप्रोक्सीमेट डायमीटर 1 to 2 mm होता है।
तो प्लेटिंग मीडिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, BSA यानी एल्कलाइन बाइल साल्ट एगार, जो जिसके अंदर न्यूट्रिएंट एगार में क्या मिक्स कर देते हैं, 0.5% सोडियम टोरेकोलेट मिक्स कर देते हैं, यानी बाइल साल्ट मिक्स कर देते हैं, जिसके ऊपर कॉलोनीज न्यूट्रिएंट एगार के सिमिलर आती हैं, यानी मॉइस्ट ट्रांसल्यूसेंट, और डायमीटर उसका 1 to 2 mm। एक प्लेटिंग मीडिया और काम में लेते हैं अपन, जो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, किसके अंदर, प्लेटिंग मीडिया के अंदर। एक तो हो गया BSA और दूसरा मीडियम क्या है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंट है विब्रियो कोलेरा में कि दो प्लेटिंग मीडिया भी काम में लेते हैं, डिफरेंट करेक्टर है इसका। और स्पेशल मीडिया तो ट्रांसपोर्ट और होल्डिंग मीडिया हो गया, एनरिचमेंट मीडिया या प्लेटिंग मीडिया। तो देखिए दूसरा मीडिया कौन सा है प्लेटिंग मीडिया में, थियोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज यानी TCBS। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड सिलेक्टिव मीडियम, यानी सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है सिलेक्टिव मीडिया, TSBS। इट कंटेन्स सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सिट्रेट, बाइल साल्ट, सुक्रोज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, यानी इंडिकेटर है ये ब्रोमोथाइमोल। और क्या काम में लेते हैं, यीस्ट एक्सट्रैक्ट को काम में लेते हैं, पेप्टोन को काम में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को काम में लेते हैं, और फेरिक सिट्रेट को काम में लेते हैं, और वाटर को। तो किन किन चीज़ों से मिलकर बनाइए, इसमें सोडियम थियोसल्फेट प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है, बाइल साल्ट प्रेजेंट होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू प्रेजेंट होता है जो इंडिकेटर है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, पेप्टोन प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, फेरिक सिट्रेट प्रेजेंट होता है, और वाटर प्रेजेंट होता है। विब्रियो कोलेरा फॉर्म्स येलो कॉलोनीज, विब्रियो कोलेरा के कैसी कॉलोनीज फॉर्म करता है TCBS पे, तो येलो कॉलोनीज ड्यू टू सुक्रोज फर्मेंटेशन, यानी सुक्रोज का ब्रेकडाउन के कारण। वही नॉन सुक्रोज फर्मेंटर सच एज विब्रियो पैराहिमोलाइटिक प्रोड्यूस ग्रीन कॉलोनीज, और जो नॉन सुक्रोज फर्मेंटर है यानी जो हीम को डाइजेशन करते हैं, या विब्रियो पैराहिमोलाइटिक हैं, वो स्ट्रेन्स, वो अलग प्रजातियाँ कैसी कॉलोनीज प्रोड्यूस करती हैं, ग्रीन कॉलोनीज। यानी जो मोस्ट ऑफ स्ट्रेन्स है विब्रियो कोलेरा की वो तो TCBS पे येलो कॉलोनीज प्रोड्यूस करती हैं स्क्रोज के फर्मेंटेशन के कारण। लेकिन कुछ स्ट्रेन होती हैं, कुछ टिपिकल प्रजातियाँ होती हैं विब्रियो कोलेरा में कि जो क्या है पैराहिमोलाइटिक होती हैं, यानी हीम डाइजेशन करती हैं। वो कैसी कॉलोनीज फॉर्म करेंगी TCBS पे, यानी थियोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज मीडिया पे ग्रीन कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगी। तो ये सारे क्या हो गए, कल्चर मीडिया हो गए आपके, यानी अभी तक काफ़ी सारे कल्चर मीडियाज पढ़ लिए। इसके बाद क्या है कि ये आपको सारे मस्त मोस्टली याद करने हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिकल रिएक्शन। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंट प्रोड्यूस एसिड बट नो गैस, यानी विब्रियो कोलेरा कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करता है, उसको तोड़ देता है, ठीक है, एसिड को प्रोड्यूस करता है और गैस प्रोड्यूस नहीं करता। इट इज़ कैटलेज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव, यानी विब्रियो कोलेरा कैसा बैक्टीरिया है कि ये कैटलेज पॉजिटिव होता है और ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, कैटलेज अपने सबसे पहले स्टेफाइलोकोकस में पढ़ाई था कि कैसे डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इट फर्मेंट ग्लूकोज मैनिटोल सुक्रोज माल्टोज, यानी ये कौन सी शुगर्स को फर्मेंट करता है, तो ग्लूकोज मैनिटोल और सुक्रोज माल्टोज को फर्मेंट करता है, लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता ये बैक्टीरिया। इंडोल पॉजिटिव होता है, इंडोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो, MR के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो पॉजिटिव होता है, यूरिएज के साथ अगर इनकी रिएक्शन करवाएं यूरिएज एंजाइम के साथ तो ये नेगेटिव होता है। यानी इंडोल और MR के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। तो ये है बायोकेमिकल रिएक्शन विब्रियो कोलेरा की, यानी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट फर्मेंट होता है जो प्रोड्यूस करता है एसिड को विदाउट गैस, कैटलेज पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। बायोकेमिकल रिएक्शन और कल्चर आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि आपको पता है लैब डायग्नोसिस के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं कंपलसरी। कल्चर तो सेम टू सेम आता है इसीलिए। नेक्स्ट क्या है, टॉक्सिन्स। तो विब्रियो कोलेरा कैसे टॉक्सिन्स एक्सक्रीट करता है, तो बी साइड हीट स्टेबल एंडोटॉक्सिन, विब्रियो कोलेरा आल्सो प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन यानी एंटेरोटॉक्सिन, यानी एंडोटॉक्सिन्स तो वो एक्सक्रीट करता ही है,
हीट स्टेबल होते हैं जो, उसके अलावा क्या है कि वो एक्सोटॉक्सिन भी सिक्रिएट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, एंटेरोटॉक्सिन बोलते हैं। द एंटेरोटॉक्सिन इज आल्सो नेम्ड एज कोलेरा टॉक्सिन, और इस एंटेरोटॉक्सिन को अपन क्या बोल सकते हैं, कोलेरा टॉक्सिन भी बोल सकते हैं, सीटी। नेक्स्ट देखिए एंटेरोटॉक्सिन क्या है, तो हीट लेबाइल है, यानी हीट के अंदर ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका, और नेचर के अंदर कैसा होता है, प्रोटीन का होता है। मोलिकुलर वेट कितना है, 19,000, 90,000। इट हैज़ टू फ्रैक्शन, यानी इसके दो पोर्शन होते हैं। 1A यानी पहला पोर्शन क्या है, ए है जो एक्टिव सब यूनिट है, एंड 5B, और दूसरा पोर्शन क्या है, 5B है यानी बाइंडिंग सब यूनिट है, जिसपे कोई चीज़ बाइंड होती है, और इसको क्या बोलते हैं, द कोलेरा टॉक्सिन, यानी सीटी रिजेंबल्स हीट लेबाइल टॉक्सिन ऑफ एस्चेरिया कोलाई, यानी जो कोलेरा टॉक्सिन है वो एस्चेरिया कोलाई के हीट लेबाइल टॉक्सिन के इक्वल होता है, यानी केमिकली और एंटीजेनिकली सिमिलर होता है इसके। इट मोड ऑफ एक्शन, और इसका एक्शन भी क्या है, सिमिलर होता है एंटेरोटॉक्सिन का, किसके जैसे, एस्चेरिया कोलाई के हीट लेबाइल टॉक्सिन के जैसे। नेक्स्ट सीटी यानी कोलेरा टॉक्सिन इज मोर पोटेंट, यानी ज़्यादा पावरफुल होता है देन, यानी लेबाइल टॉक्सिन ऑफ एस्चेरिया कोलाई, यानी क्या है कि विब्रियो कोलेरा का जो कोलेरा टॉक्सिन होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एस्चेरिया कोलाई के लेबाइल टॉक्सिन के कंपैरिजन में, ज़्यादा पोटेंट होता है, पावरफुल होता है। तो ये क्या है, टॉक्सिन, और टॉक्सिन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि विब्रियो कोलेरा का एंटेरोटॉक्सिन कैसा है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि एंटेरोटॉक्सिन क्या है विब्रियो कोलेरा का, उसके अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं, कैसा होता है वो, और कितना पावरफुल होता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिन, यानी किस तरीके से वो काम करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए टॉक्सिन का कि द बी सब यूनिट, यानी जो 5 यूनिट थी या बी सब यूनिट जो कैसी थी, बाइंडिंग यूनिट थी। यूनिट बाइंड स्पेसिफिकली, यानी वो बाइंड करती है, जुड़ जाती है किसके साथ, टू गैंग्लियोसाइड, यानी गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर के साथ वो जुड़ जाती है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल की एपिथेलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैंग्लियोसाइट, उनके साथ क्या है, एंटेरोटॉक्सिन की बी सब यूनिट जुड़ जाती है स्पेसिफिकली। ए सब यूनिट इंटर द सेल, और ए सब यूनिट जो है वो इंटर कर जाती है किसके अंदर, सेल के अंदर, इज क्लेव टू इट्स फ्रेगमेंट A1 एंड टू A2, और ये क्या है, क्लीवड यानी टूट जाती है ए सब यूनिट किसके अंदर, A1 और A2 के अंदर। नेक्स्ट दिस इन टर्न कन्वर्ट ATP टू CAMP, यानी ए जो सब यूनिट, दो यूनिट बनी है A1 और A2, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या है, ATP जो एंजाइम है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CAMP में, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर 2 फॉस्फेट रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए द CAMP कंसंट्रेशन विद इन द सेल कोज, और जो ये CAMP की जो कंसंट्रेशन है एपिथेलियल सेल्स के अंदर, वो क्या क्या कोज कर सकती है कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को ज़्यादा सिक्रेट करती है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ज़्यादा सिक्रेट करती है, किसके अंदर, इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर। नेक्स्ट इनहिबिशन ऑफ रीऑब्जर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड बाय सेल, और सेल क्या है कि सोडियम और क्लोराइड यानी इलेक्ट्रोलाइट को वापस रीऑब्जर्व नहीं कर पाती, विच रिजल्ट इन प्योरिंग डायरिया ऑफ राइस वाटर स्टूल, और जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आपकी डायरिया की कंडीशन हो जाएगी, और स्टूल के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और क्या है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर दोनों ही रीऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे एंटेरोटॉक्सिन के कारण। तो मैकेनिज्म क्या होगी कि जो एंटेरोटॉक्सिन की बी सब यूनिट है वो इंटेस्टाइनल की एपिथेलियल जो सेल है उनके अंदर गैंग्लियोड्स प्रेजेंट है, उनके साथ अटैच हो जाती है, और बी सब यूनिट क्या है कि 2 यूनिट में टूटती है, A1 और A2 में, और ये दोनों A1 और A2 ATP को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CAMP में, और ये CAMP क्या करता है कि हाइपर सिक्रेशन कर देता है इंटेस्टाइन के अंदर किसका, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का, जिसके कारण डायरियल कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्या है, पैथोजेनेसिस, यानी डिजीज कौन सी कोज करता है, कौन सी बीमारी होती है। तो विब्रियो कोलेरा यानी बोथ 01 एंड 0139, ये क्या है, 2 स्ट्रेन है विब्रियो कोलेरा की, अलग अलग प्रजाति है।
कोजेज एन एक्यूट डायरियल डिजीज, यानी कोजेज एन एक्यूट यानी घातक डायरियल डिजीज कोज करते हैं, घातक बीमारी कोज करते हैं डायरिया से रिलेटेड, नोन एज कोलेरा, जिसको क्या बोलते हैं, कोलेरा बोलते हैं। एंड इट अकर ओनली इन मैंस, और ये डिजीज किस में होती है, ओनली मैंस के अंदर होती है। द ह्यूमन इन्फेक्शन अकर बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक, यानी ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन किस कारण होता है कि कोई कंटामिनेटेड फूड विब्रियो कोलेरा से जुड़ा, यानी उसके ऊपर प्रेजेंट हो फूड के ऊपर या ड्रिंक के ऊपर, ऐसा कोई कंटामिनेटेड फूड अगर ह्यूमंस इंजेस्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उसके कारण क्या है, ये डिजीज होती है। द इंजेस्टेड ऑर्गेनिज्म पास थ्रू द एसिड बैरियर ऑफ स्टोमक, यानी जो इंजेस्टेड ऑर्गेनिज्म है फूड या वाटर के साथ, वो एसिड के बैरियर को पार कर लेते हैं स्टोमक के, एंड मल्टीप्लाई इन द एल्केलाइन मीडियम, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एल्केलाइन मीडियम है HCl के बाद, उसके अंदर क्या है, वो अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं, विभाजन। विब्रियो एडहियर टू द एपिथेलियम, और विब्रियो जो है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, एपिथेलियम के साथ। वंस एपिथेलियम सेल अटैचमेंट अकर, जब जैसे ही एक बार क्या है कि एपिथेलियम सरफेस के साथ अटैचमेंट हो जाता है, वो जुड़ जाता है, विब्रियो कोलेरा प्रोड्यूस एंटेरोटॉक्सिन, और विब्रियो कोलेरा क्या है, एंटेरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है या रिलीज कर देता है। एंड द डिजीज, और क्या है, आपकी ह्यूमन बॉडी में डिजीज हो जाती है। डिजीज के आपने मैकेनिज्म पूरी पढ़ी ली है कि एंटेरोटॉक्सिन किस तरीके से राइस वाटर स्टूल डिजीज कोज करता है डायरिया की, यानी आपके स्टूल के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। तो ये क्या है, पैथोजेनेसिस है विब्रियो कोलेरा की, और ये दो ही स्ट्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं, एक तो 01 और 0139, और कैसी डिजीज कोज करती हैं, एन एक्यूट डायरियल डिजीज कोज करती हैं, एक घातक डायरिया डिजीज कोज करती हैं यानी। और आपको पता है कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की कमी हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। इसीलिए क्या है, डायरियाज की कंडीशन में क्या है, वाटर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रेफर किया जाता है, यानी ORS का घोल को। नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेसिमेन क्या क्या है, एक तो वाटरी स्टूल हो गया, एक रेक्टल स्वैप हो गया, ये दोनों स्पेसिमेन अपन कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट देखिए, स्पेसिमेन शुड बी कलेक्ट बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स, यानी आपको डायरिया के लिए एंटीबायोटिक्स लेने से पहले आपको क्या है, स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी फॉर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के लिए आपको इमीडिएटली लैब में ट्रांसपोर्ट कर देना है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी देखिए, नॉट रिलायबल मेथड, यानी अच्छा मेथड नहीं है, ज़्यादा काम में नहीं आता, क्योंकि इसमें अच्छी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में। हाँ, एनेलिन डाई के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि उसमें विब्रियो कोलेरा का इन्फेक्शन है या नहीं है, वो लिख सकते हो आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में कि विद एनेलिन डाइज डायरेक्ट माइक्रोस्कोपीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट विब्रियो कोलेरा। बाकी ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाती अदर बैक्टीरियाज की तरह। अदर बैक्टीरिया की लैब डायग्नोसिस में डायरेक्ट माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है विब्रियो कोलेरा के इन्फेक्शन में। तो आपको स्पेसिमेन तो पता ही है, डायरियल डिजीज कोज करता है, तो वाटरी स्टूल हो गया, रेक्टल स्वैब हो गया, ये स्पेसिमेंस अपन ले सकते हैं। रेक्टल स्वैब का पता ही है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन से कोई स्वैब लेना। और स्पेसिमेन कब कलेक्ट करना है, एंटीबायोटिक्स शुरू करने से पहले कलेक्ट करना है, क्यों हो सकता है एंटीबायोटिक्स क्या है, विब्रियो कोलेरा को किल कर दे या इन्फेक्शन को ख़त्म कर दे, या फिर क्या है उस पर इफेक्ट डाल दे, यानी उनके जो प्रोसीजर है उसको इनहिबिट कर दे। नेक्स्ट देखिए कल्चर, और कौन सा मेथड काम में आता है, तो स्टूल सैंपल डायरेक्टली कल्चर ऑन मीडिया, यानी स्टूल सैंपल को अपन अप्लाई करते हैं डायरेक्टली कल्चर मीडिया पे। एनरिचमेंट मीडियाज काम में लेते हैं, आपने देखा था, न्यूट्रिएंट, मैकोंकी, पेप्टोन वाटर, तो ये सारे मीडिया काम में लेते हैं। कल्चर के अंदर या आपको यहाँ पे पूरी कंडीशंस उसकी, और जो पूरा कल्चर लिखा था कॉलोनीज एंड मीडिया, वो पूरा डिस्क्राइब करना है पूरा का पूरा लैब डायग्नोसिस में। जो पीछे लिखा था सेकंड पॉइंट था आज के लेक्चर में कल्चर, वो पूरा का पूरा बायोकेमिकल रिएक्शन से पहले नोट्स के अंदर आपको लिखना है, अच्छे तरीके से देख के दोबारा लिखना है लैब डायग्नोसिस के अंदर।
बायोकेमिकल रिएक्शन भी आपने पीछे क्लियर कर लिया है कि कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन शो करता है, ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव और कैटालेज पॉजिटिव होता है। एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कर सकते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये सारे प्रोसीजर हैं किसकी, विब्रियो कोलेरा की लैब डायग्नोसिस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जैसे सभी बैक्टीरियाज में कल्चर सिर्फ पॉइंट दिया है लैब डायग्नोसिस में, लेकिन आपको जो पीछे बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले करवाया जाता है कल्चर, वो पूरा डिस्क्राइब करना होता है, एक एक पॉइंट एक एक लाइन डिटेल के अंदर, कि कैसी न्यूट्रिएंट एगार पे कॉलोनीज थी, कैसी मैकोंकी एगार पे कॉलोनीज थी, कैसे उसके स्पेशल मीडियाज थे, ट्रांसपोर्ट मीडिया थे, स्पेशल मीडिया जैसे BSA और TCBS, वो सारे के सारे आपको डिटेल में यहाँ पे लिखने हैं कल्चर के अंदर, और नोट्स के अंदर भी दोबारा लिखने हैं, एग्जाम में भी पूरे लिखने हैं लैब डायग्नोसिस में। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, सूडोमोनास के ऊपर। और सूडोमोनास भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे कि सूडोमोनास की मॉर्फोलॉजी, लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस और वो टॉक्सिन कौन से रिलीज करता है, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी में जितने बैक्टीरियाज आपको करवाए जाएं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको अच्छे से रीड करें, उनकी लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस, सब कुछ। थैंक्स टू ऑल।